अगर आपने वक्त रहते ठिकाने नहीं लगाया तो ये आतंकवाद की तरफ जाएंगे, वो भी हो ही रहा है। नहीं, मैं आपको राजधानी में घुसकर आप, ये तो बेइज्जती हो गई ना आपके देश में। हमारे पास ये अभी बीएनएस बनाया हमने 150 साल के बाद। इस बीएनएस में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा सेक्शन 111 है। हमने इसमें घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, लव जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। मुजम्मिल जो पकड़ा गया कई साल से यहाँ पर जनरल फिजिशियन के तौर पर नौकरी कर रहा था, कैंपस के अंदर डॉक्टर के क्वार्टर्स में रहता था। 7 डॉक्टर समेत 13 लोग एक ही यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिए गए हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, मैं सबके बारे में पता कर रहा था। कोई 5 भाई बहन, कोई 6 भाई बहन, कोई 7 भाई बहन, कोई 8 भाई बहन, सारे के सारे ऐसे हैं। हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, फिर हम ये कहेंगे छाती ठोक कर, देखिए साहब हमने आतंकवादियों से बदला लिया। आज जो हुआ है ये पहलगाम से भी ज्यादा खतरनाक है। पहलगाम में तो आप फिर भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से दाखिल होकर कोई आ गया, घुसपैठिया था। जहां पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं वहां पर पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इस देश में जिहाद मजहबी उन्माद इसलिए फैल रहा है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जजों को लगता है गुरुकुल मदरसा एक समान है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, किसी देश को बर्बाद करने का तरीका होता है यंग जनरेशन को नस्ली बना देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली धमाके को लेकर सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है ये जानते हैं आप? आमतौर पर हम सोचते हैं कि अशिक्षा और रोजगार ना होना, यानी कि बेरोजगारी, ये आतंकवाद और कट्टरपंथ की तरफ धकेलने वाले बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े फैक्टर हैं। अगर किसी को रोजगार अच्छा मिल जाए, अगर किसी को शिक्षा अच्छी मिल जाए, तो फिर वो कट्टरपंथ के रास्ते पर नहीं जाता, फिर वो आतंकवाद के रास्ते पर जाकर धमाके नहीं करता है, फिर उसका ब्रेन वॉश आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा शख्स है। लेकिन दिल्ली धमाके के पीछे जिन लोगों का नाम आ रहा है उनमें से ज्यादातर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ डॉक्टर बताए जाते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग जिन्होंने पढ़ लिख कर डॉक्टरी कर ली, जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया, जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, उसके बावजूद वो दिल्ली धमाके के पीछे उनका हाथ सामने आ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग, इतना अच्छा पैसा कमाने वाले लोग भी आतंकवाद की तरफ जा सकते हैं, धमाके कर सकते हैं, विस्फोटक इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, तो फिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आतंकवादी भेजने की भारत में जरूरत नहीं है। अगर भारत में ऐसे लोग स्लीपर सेल बनकर बैठे हैं जो पाकिस्तान का काम इतना आसान कर दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, जो बात मैंने कही, आज सभी के जहन में यह बात चल रही है, डॉक्टर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग, शिक्षा अच्छी, रोजगार अच्छा, पैसा अच्छा, समाज में इज्जत इतनी बढ़िया, डॉक्टर की भगवान कहा जाता है डॉक्टर को। ये लोग अगर आतंकवाद के रास्ते पर हैं, कट्टरपंथ के रास्ते पर हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो फिर हम जाएं कहां? देखिए, हम बहुत बड़े खतरे में बैठे हुए हैं और अगर भारत की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ये सब हो सकता है तो स्वाभाविक सी बात है भारत के बॉर्डर पे क्या चल रहा होगा ये हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बंगाल में क्या चल रहा होगा, केरल में क्या चल रहा होगा, इसको हम समझ सकते हैं। तमिलनाडु में क्या चल रहा होगा, इसको भी हम समझ सकते हैं। सवाल लेकिन ये भी बनता है विशाल जी कि क्या कारण है कि भारत का डॉक्टर आतंकवादी बन जाता है, चीन में डॉक्टर कोई आतंकवादी क्यों नहीं बनता? भारत में मैकेनिक आतंकवादी बनता है, प्लम्बर आतंकवादी बन जाता है, इलेक्ट्रीशियन आतंकवादी बन जाता है, डॉक्टर आतंकवादी बन जाता है, इंजीनियर आतंकवादी बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आतंकवादी बन जाता है, पीएचडी करके जो प्रोफेसर हो चुका वो भी आतंकवादी बन जाता है। लेकिन इसमें से कोई भी चीन में आतंकवादी नहीं बन जाता। क्या कारण है कि चीन में, भारत में आरडीएक्स पकड़ा जाता है लेकिन चीन में नहीं पकड़ा जाता? क्या कारण है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले मिल जाते हैं, लेकिन चीन में किसी की हिम्मत नहीं कह दे चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जैसे भारत में चिकन नेक है, ऐसे चीन में भी चिकन नेक है। क्या कारण है? वहाँ चीन में कोई नहीं कहता कि हम चीन का चिकन नेक काट के इसको हम कहीं और मिला देंगे। क्या कारण है कि चीन में धर्मांतरण नहीं होता, चीन में घुसपैठ नहीं होती, चीन में लव जिहाद नहीं होता, चीन में लैंड जिहाद नहीं होता, चीन में जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, चीन में जो है ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती, चीन में आतंकवाद नहीं है, चीन में जिहाद नहीं है, चीन में माओवाद नहीं है, चीन में नक्सलवाद नहीं है, चीन में कट्टरपंथ नहीं है, चीन में पत्थरबाजी नहीं है? क्यों? क्या कारण ऐसा है? हमको इसको भी समझना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है। यह संविधान तब लागू हुआ है जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है। और जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर अगर नियम कानून चलते रहेंगे तो आतंकवाद रहेगा। मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज रहेगा तो आतंकवाद रहेगा। मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री रहेगी तो आतंकवाद रहेगा। मजहब के आधार पर एएमयू और जामिया रहेंगे तो आतंकवाद रहेगा। मजहब के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा तो जिहादी सोच, अलगाववादी सोच, आतंकवादी सोच रहेगी। अगर भारत को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले हमें मजहब के आधार पर बने नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। एक मैं दूसरा आपको रिसर्च बता देता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
हम जब जब आतंकवाद की घटना होती है तो हम क्या करते हैं, आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने अफजल मारोगे, क्योंकि एक अफजल मारोगे और 100 अफजल तैयार हो जाएंगे। वो पहले एक नारा लगा था ना, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। वो कड़वी सच्चाई है, वो झूठ नहीं है, वो कड़वी सच्चाई है। हम एक को मारते हैं, 100 तैयार हो चुका होते हैं। हमें 100 नहीं दिखता, हमको तो एक दिखता जो आगे बम विस्फोट कर गया। और कितने कट्टरपंथी हैं आप ये सोचो। ये डॉक्टर जो खुद जो है बम ब्लास्ट कर सकता है, खुद मर सकता है, तो इसने इलाज के दौरान कितने लोगों को गलत इंजेक्शन दिया होगा, कितने लोगों को गलत टैबलेट दिया होगा। अब तो सवाल ये भी हो रहा है कि भैया अगर वो ये जिहादी कोई अगर रेलवे का ड्राइवर बन जाएगा, वो तो ट्रेन में धक्के मार देगा। उसको स्टेशन मास्टर कुछ भी रेड सिग्नल दे, ग्रीन सिग्नल दे, वो अगली वाली ट्रेन में जाके चपेट मारेगा। अगर इस तरीके से इनडॉक्ट्रेटेड लोग, जिहादी सोच के लोग अगर पायलट बन जाएंगे, वो तो जहाज को उड़ा देंगे, जहाज को गिरा देंगे। ऐसे जिहादी लोग अगर मेले में झूले वाला काम करेंगे तो एक क्लिप निकाल देंगे और झूले पे 100 लोग बैठे होते हैं, पूरा का पूरा झूला नीचे आ जाएगा। सवाल यह है कि अगर ऐसे ही ये जिहादी सोच बढ़ती रहेगी, पता चला मेले में करंट आ गई, सब लोग करंट से मारे गए। नाव चलाने वाला पता चला नाव को बीच में डुबो देगा, स्टीमर चलाने वाला स्टीमर को डुबो देगा। तो ये खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जितना दिख गया ये बस उसका एक हिस्सा है, एक्चुअल में बहुत बड़ा खतरा है। और मैं एक बात ये आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 20 वर्षों से जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर एक रिसर्च करने की कोशिश करता हूं, फैमिली बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता हूं। इसमें से कोई ऐसा आतंकवादी नहीं आज तक पकड़ा गया जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। आज तक कोई ऐसा आतंकवादी नहीं पकड़ा गया जो गुरुकुल में पढ़ा हो, या वैदिक स्कूल में पढ़ा हो, या डीएवी स्कूल में पढ़ा हो, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हो। तो क्या कारण है गुरुकुल में, डीएवी स्कूल में, वैदिक स्कूल में, आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ने वाले आतंकवादी क्यों नहीं होते? इसको हमें समझना पड़ेगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है भारत को बर्बाद करने के लिए। वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दुनिया के कई देशों से फंडिंग हो रही है। गल्फ कंट्रीज से भी फंडिंग हो रही है, वेस्ट कंट्रीज से भी फंडिंग हो रही है। जो बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे तो फंडिंग होती। जब तक वो फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक कमर नहीं टूटेगी। आप जरा ऐसे सोचिए, घर में गैस चूल्हा होता है, अगर आप गैस जल रही है और मुंह से अगर फूंक मारेंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। तरीका यह है कि गैस चूल्हे को बंद करने के लिए जहां से गैस की सप्लाई आ रही है, सप्लाई को काट दीजिए, गैस चूल्हा बंद हो जाएगा। भारत में अगर हम जितने भी ये पकड़े गए सलमान, सुलेमान या जो भी नाम पर, इनमें सब चीज कॉमन है कि सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। एक चीज बहुत कॉमन है कि जितने भी आरडीएक्स के साथ पकड़े गए, वो चाहे डॉक्टर है या प्रोफेसर है, लेक्चरर है या मैकेनिक है या जो भी है, जो भी करने वाले हैं, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। 7 पीढ़ी पहले ये जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई कुर्मी था, कोई त्यागी था, कोई चौधरी था, कोई पटेल था, कोई जाट था, कोई जाटव था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था। जब हमें पता है कि कन्वर्ट होते ही वो व्यक्ति हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है, कन्वर्ट होते ही वो भारत के त्योहारों से नफरत करता है, भारत के लोगों से नफरत करता है, वो वंदे मातरम से नफरत करता है, फिर कन्वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हमने किया क्या कन्वर्जन को जड़ से खत्म करने के लिए हमने कुछ किया? जब ये पता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भारत में आ रही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जा रहे, फिर हमने घुसपैठ पे नियंत्रण के लिए क्या किया? हमने कुछ किया क्या? जब पता है कि लव जिहाद करने के कारण डेमोग्राफी बदल रही है हमारी, 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, फिर लव जिहाद रोकने के लिए हमने क्या किया? हमने धर्मांतरण रोकने के लिए क्या किया? हमने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया? हमने जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए क्या किया? हमने ड्रग स्मगलिंग रोकने के लिए क्या किया? हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए क्या किया? हम जो ये सारे के सारे नकली आइडेंटिटी बना लेते हैं, नकली पहचान छुपा लेते हैं, नकली सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं, नकली आधार, नकली राशन कार्ड बनवा के अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, जालसाजी को रोकने के लिए हमने क्या किया? बहुत सीधी सी बात है। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो यहाँ मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? जब देश आजाद हो गया तो यहाँ पे वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो रही? क्यों हम दुनिया भर का अलग अलग पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं कम से कम 10वीं तक या 12वीं तक समान शिक्षा लागू कर देते कि भैया उसके बाद जिसको जो पढ़ना अपना पढ़ो, लेकिन अब किताब चलेगी। इस जो कुछ इस देश में जिहाद है, मजहबी उन्माद है विशाल जी, उसके लिए सांसद भी जिम्मेदार हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में जिहाद इसलिए फैल रहा है, अराजकता इसलिए फैल रही है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को लगता है कि वेद पुराण, बाइबल कुरान एक समान है।
इस देश में जिहाद मजहबी उन्माद इसलिए फैल रहा है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जजों को लगता है गुरुकुल मदरसा एक समान है, अजान और भजन एक समान है। उनको लगता है कि जो जैनिज्म सिखाता, जो बुद्धिज्म सिखाता, जो सिखिज्म सिखाता है, वही क्रिश्चियनिटी सिखाता है, वही इस्लाम सिखाता है। इस देश में जिहाद इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज धर्म को रिलीजन समझते हैं, धर्म को मजहब समझते हैं, मजहब को धर्म समझते हैं। मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 25 अंतर बताए। एक मोटा मोटा अंतर बता रहा हूं, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म जननी जन्मभूमि सिखाता है, धर्म सर्वे भवन सुखना सिखाता है, धर्म सबका कल्याण की बात करता है, धर्म तो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब कुछ सिखाता है। वहीं मजहब क्या कहता है? मजहब कहता है जो हमारे मजहब को फॉलो करे उसकी जय हो, जो हमारे मजहब को ना फॉलो करे उसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, जो हमारे मजहब को नहीं फॉलो नहीं करेगा उसको हम मार मार के, तोड़ तोड़ के, उसको जला जला के, उसको बम धमाका करके अपने मजहब में लाएंगे। जब मजहब ये सिखाता है फिर धर्म एक मजहब एक समान क्यों? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे बहुत सारे माननीय जजेस, बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान, उनको लगता है कि नहीं, धर्म और मजहब एक समान है। आर्टिकल 30 कहता है कि भाई भारत में सब लोगों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम लिया तो मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं। यहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में है। मुजम्मिल जो पकड़ा गया, कई साल से यहां पर जनरल फिजिशियन के तौर पर नौकरी कर रहा था, कैंपस के अंदर डॉक्टर के क्वार्टर्स में रहता था। 7 डॉक्टर समेत 13 लोग एक यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिए गए हैं। एक यूनिवर्सिटी से 13 लोग हिरासत में, जिसमें से 7 डॉक्टर हैं। मैं तो कह रहा हूं इन 13 के 13 लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने लोगों को इंजेक्शन देके मारा है, कितने लोगों को ऑपरेशन के दौरान मारा है, कितनी हिंदू बहन बेटियों की नसबंदी किया है, कितने और डॉक्टर को ऐसी दवाइयां देके मारा जिससे उनके शरीर में इन्फेक्शन हो जाए, रिएक्शन हो जाए। ये मारे होंगे, बड़ी सीधी सी बात है। और एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो हमारे देश में चल रहा है ना, पुलिस पकड़ लेगी, उसके बाद पूछताछ कर लेगी। अरे जो व्यक्ति बम के साथ फटने के लिए तैयार है, जो आत्मघाती दस्ता बन चुका है, जिसको अपनी बीबी से, अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं, जिसको अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं, उसको पुलिस 4 डंडे मार के उससे सच उगलवा पाएगी क्या? उसको पुलिस थोड़ी देर प्यासा रख के सच उगलवा पाएगी क्या? उससे पुलिस, अगर उसको खरोच आ जाएगी, बाद में ह्यूमन राइट वाले ऐसे आके खड़े हो जाएंगे। इस देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बनाइए और जिहादियों का 100% नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। टेस्ट करके उनसे पूछिए कि डॉक्टर की, जब तक वो डॉक्टर था तब तक उसने कितने लोगों को गलत इंजेक्शन दिया, कितने लोगों को गलत सिरप पिलाया, कितने लोगों को जहरीली दवाइयां खिलाया, कितने लोगों को जो है नसबंदी किया, कितने लोगों को खतना किया। ये पकड़ा जा चुका है। पहले डॉक्टर पकड़े गए। एक डॉक्टर था जो खतना कर देता था बच्चों का, एक डॉक्टर ऐसा था जो इलाज कराने वाली महिलाओं की नसबंदी कर देता था। ये हो चुका है। लेकिन हमारे, वो कहते नहीं, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तक मामला चलेगा। जैसे 26 बहन बेटियों का सिंदूर उचड़ा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन तक खूब चर्चा हो रही। सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भारत में समस्या है वो चीन में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि चीन के शासक बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि चीन की मिसाइल बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि चीन के पास हथियार ज्यादा अच्छे हैं। वो इसलिए है उन्होंने मदरसे को बंद कर रखा है। वो मानवाधिकार केवल मानव का मानते हैं, दानवों का नहीं मानते। वहां पे बहुत साफ साफ है, पहले आप समान शिक्षा लेंगे, यूनिफॉर्म एजुकेशन लेंगे, बाकी जो मजहबी तालीम लेना है वो 18 साल के बाद लेनी, उसके पहले मजहबी तालीम आप ले ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कंट्रोल किया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे यहां न प्रिवेंशन है न क्योर है। आप, मैं जितने आतंकवादी पकड़े गए, मैं आपको और बताता हूं। वर्तमान कानून के अनुसार इसमें किसी एक भी आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लाइव नहीं कर सकते। उसका हम टेस्ट करें और लाइव कर दें, पूरा देश देखे, पूरा दुनिया देखे कि वो बोल क्या क्या रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी, जितने पकड़े गए हैं डॉक्टर आतंकवादी, किसी की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी डॉक्टर की नागरिकता खत्म नहीं होगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी एक डॉक्टर की साल भर के अंदर फांसी नहीं होगी। अरे जब कुछ होगा ही नहीं तो खौफ कैसे होगा? प्रिवेंशन हम कर नहीं रहे, क्योर हम कर नहीं रहे, मदरसा हम खुलवा रहे। मुगलों ने 1000 मदरसा खुलवाया, हमने 3000 मदरसे खुलवा दिए। मुगलों ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, हमने जामिया भी बनवा दिया, AMU भी बना दिया और सबको माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों चला रहे, जब पता है कि माइनॉरिटी के नाम पे कैसे कैसे। ये मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद वाला माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। 2004 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया, उस कानून को अभी तक बदला नहीं गया। जब नहीं बदला गया तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। फिर ये हम धीरे, और अभी तो बस इतना ही हुआ है कि भाई ठीक है, चांदनी चौक में बम ब्लास्ट नहीं हुआ।
आपके घर में बम ब्लास्ट हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या स्थिति कितनी खतरनाक है। जिस दिन क्या पर आपके पिछले 11 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आया, उन्होंने बार बार यही चीज कही कि भाई ये वो यूपीए सरकार का दौर नहीं है, मनमोहन सिंह का दौर नहीं है कि कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी बनारस में धमाके हो रहे हैं। 11 वर्षों तक तो हमने कुछ ठीक किया ना कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी देश के किसी भी शहर में ऐसे धमाके हमने नहीं देखे। आज क्या हुआ, हम कहां चूक गए कि दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक कोई इकट्ठा करके बैठ गया, टाइमर के साथ, पूरी तैयारी के साथ, आईडी बनाने की तैयारी के साथ 2900 किलो पकड़ा गया। उस दिन तो हमें लगा कि हमने साजिश इनकी नाकाम कर दी, फेल कर दी, उसी शाम को धमाका हो गया। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, जितने भी आतंकवादी जिहादी पकड़े जा रहे हैं वो पकड़े कहां जा रहे हैं? गुजरात में पकड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में पकड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, यूपी में पकड़े जा रहे हैं बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में पकड़े जा रहे हैं बीजेपी की सरकार है। आप मुझे एक भी ऐसी कोई उदाहरण बताइए जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां यूपीए की गवर्नमेंट है या कहिए सेकुलर गवर्नमेंट है, वहां पे पुलिस आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों को पकड़ रही हो, पकड़ के कुछ आरडीएक्स बरामद कर पा रही हो। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि अगर ये दिल्ली में जो सबसे सुरक्षित माना जाता है देश की राजधानी, यहां आरडीएक्स लेके आ सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है मुर्शिदाबाद में बाद में भी आरडीएक्स होगा, बाकी केरल के बॉर्डर पे भी आरडीएक्स होगा, आपके बाकी और राज्यों पे होगा। केवल और केवल ये पर्टिकुलरली जहां जहां की राज्य सरकारें, स्पेशली उन्होंने पुलिस को छूट दिया हुआ है, वहां पे राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जहां पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं वहां पर पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो समाधान क्या है कि भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, पुलिस चार्टर लागू हो, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, पुलिस को सत्ता की गुलामी से मुक्त किया जाए, पुलिस को स्वतंत्र, निष्पक्ष, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ये इसका समाधान है। वो समाधान हुआ नहीं है तो अभी क्या होगा? अभी ये बम ब्लास्ट हो गया, एक हफ्ते चर्चा होगी, एक हफ्ते चर्चा के बाद ये खत्म, कहीं और बम ब्लास्ट होगा, फिर उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर हम हो क्या रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार घटनाएं होती जा रही हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिक चेंज होना चाहिए, जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है और इसलिए डे बाय डे खतरा बढ़ रहा है। मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहता हूं, स्वामी जी ने कहा था, कन्वर्टेड हिंदू से केवल हिंदू खत्म नहीं होता कन्वर्जन के कारण, बल्कि हिंदुओं की दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। और जानते हैं इस समय भारत में 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 40 लाख नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, कन्वर्ट होने के बाद उनका क्या होगा? आप देख लीजिए, एक लेडी डॉक्टर भी पकड़ी गई। अभी तक तो जेंट्स पकड़े जाते थे। अभी तक ये होता था भैया ठीक है, हूरों के लालच में सारे आतंकवादी बन रहे हैं। अब तो लेडी भी हो रही, महिलाओं को कोई लालच नहीं भाई। अभी तक तो हमने सुना उनके लिए तो जन्नत में व्यवस्था भी कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। ना उनके लिए हूर है, ना उनके लिए शराब है, ना उनके लिए फूलों का गद्दा है, ना उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद भी लेडीज और डॉक्टर पढ़ी लिखी, मतलब अनपढ़ अनाड़ी गंवार को अगर समझ में आ रहा था कोई आतंकवादी बना लेता, समझ में आता। यहां तो पढ़ी लिखी एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेसर, और ये एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेसर ये महिलाओं का इलाज भी कर रही होगी। बहुत सारी महिलाएं आती होती प्रेगनेंसी के दौरान, इससे इलाज भी कराई होगी। पता नहीं कितने बच्चों को इसने भ्रूण में हत्या कर दिया होगा। ये भी जांच होना चाहिए। ये डॉक्टर जितने भी पाए गए, ये जिस भी फील्ड के डॉक्टर हैं, इनसे पिछले 5 साल 10 साल में कितने लोगों ने इलाज कराया और कितने लोग इलाज के दौरान मर गए हैं, ये भी अब जांच होनी चाहिए गंभीरता। पर हमने एक चीज देखी, हम इंटरनल सुधार पर ज्यादा यकीन नहीं करते। अब इसके बाद क्या होगा, बहुत प्रिडिक्टेबल है। हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी करेंगे, हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, फिर हम ये कहेंगे छाती ठोक कर, देखिए साहब हमने आतंकवादियों से बदला। आज जो हुआ है ये पहलगाम से भी ज्यादा खतरनाक है। पहलगाम में तो आप फिर भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से दाखिल होकर कोई आ गया, घुसपैठिया था, उसने वहां पर आकर जो कर दिया सो कर दिया। यहां तो आपके देश के लोग हैं, आपके नागरिक, आपके डॉक्टर, आपके प्रोफेसर, आपके देश से इकट्ठा किया हुआ विस्फोटक। हम फिर पाकिस्तान, दुनिया की कई ताकतें चाहती है ना कि आप पाकिस्तान के साथ जंग में उलझे ही रहें, आपकी इकोनॉमी बर्बाद होती रहे, आप बस फाइटर प्लेन खरीदें, आप बस हथियार खरीदें, आप लड़ते रहें जंग, और वही होता है। देखिए विशाल जी, मां के पेट में कोई भी आतंकवादी नहीं होता, ना अलगाववादी होता, ना जिहादी होता है। मां के पेट में 6 महीने तक सब लोग भ्रूण होते हैं, भ्रूण। 7वें महीने से हाथ पैर डेवलप होता है, फिर सर डेवलप होता है, 9वें महीने आदमी बाहर आता है। ये जो कुछ होता है वो पेट से बाहर आने के बाद होता है। फिर पेट से बाहर आने के बाद क्या कैसे होता है कि डिपेंड करता है उसके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, माँ बाप आपस में क्या बातें करते हैं, माँ बाप में क्या कौन सी किताब पढ़ते हैं, घर में क्या माहौल है, वो माँ बाप से क्या सुनता है, फिर दोस्तों में क्या सुनता है, फिर स्कूल जाता है तो वहाँ क्या सुनता है। अल्टीमेटली कोई भी बच्चा आतंकवादी बनेगा, अब्दुल कलाम बनेगा, या कोई बम विस्फोटक बनेगा, सलमान बनेगा, सलमान खान बनेगा, या सुलेमान बनेगा, जो भी बनेगा,
वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी बचपन की परवरिश क्या हुई, उसने क्या देखा, उसने क्या पढ़ा, क्या उसने, इस पे डिपेंड करता है। अब जब भारत में हजारों की संख्या में ऐसे चैनल हैं जो जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में ऐसे फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं वो जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बंदी नहीं किया गया। भारत में 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुल गए, मदरसों में क्या होता है सबको पता है। आखिर चीन ने क्यों बैन किया, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। पाकिस्तान पे हमला करके आप देश को सुरक्षित नहीं बना सकते, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि पाकिस्तान तो कितना है, उसको तो मसल देना बहुत छोटा सा काम है। हमारी सेना कभी भी पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर सकती है, हमारी सेना कभी भी पीओके को भी ले सकती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हमारे साथ में हमारे यहीं के बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर इस तरीके से जिहाद पे उतर आ रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी को मारने के लिए तैयार हैं, अपने टीचर को मारने के लिए तैयार हैं, अपने दोस्तों को मारने के लिए तैयार हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए खतरा, और इसका समाधान आप राफेल से नहीं कर सकते, इसका समाधान परमाणु बम से नहीं कर सकते। इसका समाधान तो आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्योंकि आज तक हमें एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं मिला जिसके मां बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। मैं इसको भी कनेक्ट कर रहा हूं। एक भी, आप जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, मैं सबके बारे में पता कर रहा था, कोई 5 भाई बहन, कोई 6 भाई बहन, कोई 7 भाई बहन, कोई 8 भाई बहन, सारे के सारे ऐसे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। और जब हमें पता है कि ये सबके सब आतंकवादी 7 पीढ़ी पहले त्यागी थे, चौधरी थे, जाट थे, ब्राह्मण थे, छत्री थे, नाई थे, धोबी थे, तो कम से कम आज जो हमारे नाई, धोबी, बाकी लोग हैं वो जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कम से कम उसको तो रोके कोई भी। आप इतने समय से उठा रहे हैं इस मांग को, ना तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, ना तो हम धर्मांतरण रोकने के लिए कोई बहुत सख्त कानून को लेकर हम कोई सजा की बात करते हैं नेशनल लेवल पर। क्यों ऐसा है? जिस वक्त छांगुर का केस सामने आया था धर्म परिवर्तन का, उस वक्त भी मैंने आपसे चर्चा की थी और आपको मैंने याद दिलाया था कि आप तो बार बार ये कहते हैं कि ये तो होना ही था और ऐसे छांगुर न जाने कितने पकड़े जाएंगे। आपने ये बात कही थी और वो बात बिल्कुल ठीक बैठी। आप बार बार इस बात को कहते रहे कि इन लोगों को अगर आपने वक्त रहते ठिकाने नहीं लगाया तो ये आतंकवाद की तरफ जाएंगे। वो भी हो ही रहा है। नहीं, मैं आपको राजधानी में घुसकर आप, ये तो बेइज्जती हो गई ना आपके देश की। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में देखिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। किस लिए बना है? राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए। आज तक हमने इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे के क्या क्या है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन हमने इसमें डाला ही नहीं। इसलिए कभी पत्रकारों को पे एनएसए लग जाएगा, कभी यूट्यूबरों पे एनएसए लग जाएगा, जिस पर मन करता है। हाँ, जिस पे मन करता है उस पे। क्यों? क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा। हमने यूएपीए बना दिया। आधे लोगों को यूपीए लगता है बाद में जमानत मिल जाती। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे पास ये अभी बीएनएस बनाया हमने 150 साल के बाद। इस बीएनएस में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा सेक्शन 111 है। हमने इसमें घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, लव जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। भारत में जो ड्रग स्मगलिंग का कारोबार हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। जब डिक्लेयर नहीं किया तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस अगर लगा देगी, कहीं उत्साहित होगी, जज साहब उसको थप्पड़ मार के बेइज्जती और कर देंगे, तो करे क्या? हमने इसमें सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। भाई बड़ी सीधी सी बात है, किसी देश को बर्बाद करने का तरीका होता है यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो। ड्रग स्मगलिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म है, कन्वर्जन एक्ट ऑफ टेररिज्म है, इनफिल्ट्रेशन एक्ट ऑफ टेररिज्म है। हमने सेक्शन 113 में लिखा नहीं। घुसपैठ, धर्मांतरण, ये अपने आप में वेजिंग वॉर है और वेजिंग वॉर के लिए धारा सेक्शन 147 है। हमने सेक्शन 147 में क्या क्या वेजिंग वॉर है, क्या क्या इनडायरेक्ट वॉर है, इसको दिखाया नहीं। हम कहते हैं हम 2.5 मोर्चे पे लड़ रहे हैं, 2.5 मोर्चे में जो 0.5 मोर्चा क्या है वो इसमें लिखा जाना चाहिए। लिखा ही नहीं, हमने कहीं लिखा ही नहीं। तो लिखा नहीं तो पुलिस क्या करे? जो भारत के लिए संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए सेक्शन 152 है। लेकिन 152 में हमने लिखा नहीं कि हाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो हमने लिखा ही नहीं। कानून हमारे नौकरशाहों ने लगता है कि एसी के कमरे में बैठे बैठे बना दिया। ये जो बाबू हैं जो ड्राफ्ट बनाते हैं, कभी भी कानून बनाते समय न सिंगापुर का कानून देखेंगे, न चीन का कानून देखेंगे, न अमेरिका का कानून देखेंगे, न जापान का कानून देखेंगे, देखते ही नहीं। अपना घर बनाना होगा, ये बाबू कम से कम 10 घर देखेंगे। अपना घर बनाना होगा, 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। लेकिन जब देश को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाना है, एसी के कमरे में कॉफी पीते पीते ड्राफ्ट कर देंगे। कभी ये नहीं देखेंगे कि पड़ोस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सिंगापुर में क्या है, जापान में क्या है। देश सुरक्षित सिस्टम बदलने से होगा।
राफेल खरीदने से, परमाणु बम रखने से, मिसाइल खरीदने से, अग्नि कहते नहीं सूर्ययान मंगलयान बनाने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा लफ्ज जिहाद रोकने से, देश सुरक्षित होगा लैंड जिहाद रोकने से, देश सुरक्षित होगा घुसपैठियों को भगाने से, देश सुरक्षित होगा धर्मांतरण रोकने से, देश सुरक्षित होगा ड्रग स्मगलिंग रोकने से, देश सुरक्षित होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने से। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनियां कब्जा करके बैठी हुई हैं, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। हमारे यहाँ संविधान की शपथ लेने वालों को आम जनता के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है, उनको आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, उन्मादियों के माओवाद की चिंता है। इस देश में सबसे बड़ी बाधा जो पैदा कर दिया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक गलत फैसला दिया सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, यह कह दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। जबकि जब संविधान बना था तब ना नार्को टेस्ट की फैसिलिटी थी, ना पॉलीग्राफ थी, ना ब्रेन मैपिंग थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना में सोचा भी नहीं था कल को ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, झूठ पकड़ लेंगे। लेकिन नहीं, चूंकि सबका भ्रष्टाचार हमें बचाना है, हमें भ्रष्टाचारी जजों को बचाना है, भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाना है, हमें ड्रग स्मगलर को बचाना है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ थी ने 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कह दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये अंडर आर्टिकल 20 का वायलेशन हो गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए आईफोन लेके घूमते हैं, लेकिन देश सुरक्षित करने के लिए ये नहीं देखते कि अमेरिका में कानून का क्या चल रहा है, वहां कैसे टेस्ट करता है। वहां तो झूठ बोलना जघन्य अपराध है, वहां झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, लेकिन ये नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि ये बड़े कोजी क्लब में रहते हैं, इनके आसपास पुलिस लगी है, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, इनको कोई चिंता नहीं है। कभी इनके घर में आतंकवादी बम फोड़ेगा नहीं, कभी इनके बच्चे मारे नहीं जाएंगे। जब इनके बच्चे नहीं मारे जाएंगे तो इनको सब बढ़िया बढ़िया, पूरा देश सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। अरे आम जो बेचारा वो कटारिया मारा गया 36 साल का लड़का, मुझे तो आंसू आ गए जब मैंने उसके बारे में पढ़ा। एक उसने हाथ पे टैटू गुदवाया था, मॉम इज माई लव। एक हाथ पे उसने टैटू गुदवाया था, डैड इज माई स्ट्रेंथ। 36 साल का लड़का, छोटे छोटे बच्चे, इकलौता लड़का, बेचारा चांदनी चौक में मार दिया गया। माँ बाप अनाथ, बच्चे अनाथ, पत्नी विधवा, सब बर्बाद। इस पे अब उसके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है। हाँ, अगर उन आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए तो सुप्रीम कोर्ट का सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का फैसला आ जाएगा, नहीं जी नहीं कर सकते। वो आतंकवादी के वकील लेके खड़े हो जाएंगे। जैसे ही उनको 1 साल जेल में रख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अरनेश कुमार वाला लेके खड़े हो, देखो जी अरनेश कुमार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अब जब तक मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, ये बात हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज नहीं समझेंगे, कठोर कानून नहीं बनाएंगे, सिंगापुर, अमेरिका, चीन, जापान के अच्छे सिस्टम को भारत में लागू नहीं करेंगे, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, जिस पर आप बहुत लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। देखना है कि कानून के स्तर पर यह बदलाव कब होता है और कब तक हमारे देश को आतंक का यह दंश ऐसे ही झेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।